Hello everyone. Here we will discuss First Pride Books poem number 6 Amanda, and this poem is written by Robin Klein. Before discussing the poem, we will come to know about a little bit about the poet. Robin McMaughlin is an Australian author of books for children. तो सबसे पहले जो हमारी पोएट हैं रॉबिन क्लेन, उनका जो पूरा नाम है वो है रॉबिन मैकमॉक्लेन. शी इज़ एन ऑस्ट्रेलियन ऑथर. और वो कैसी ऑथर हैं? ऑस्ट्रेलियन ऑथर हैं. शी बिलोंग्स टू ऑस्ट्रेलिया एंड शी राइट्स फॉर चिल्ड्रन. और वो किसके लिए लिखती हैं? बच्चों के लिए लिखती हैं. शी राइट्स चिल्ड्रंस एंड यंग एडल्ट फिक्शन. वो बच्चों के लिए और जो यंग एडल्ट होते हैं उनके लिए वो फिक्शंस भी वो काफ़ी सारी लिखती हैं. फिक्शन का मतलब होता है विच इज़ नॉट रियल, मतलब नॉवेल्स वो लिखती हैं. ठीक है. Some of her famous books are Hating Alison, Ashley, People Might Hear You, etc. उनके कुछ वर्क हैं जैसे Hating Alison, Ashley, People Might Hear You, ये आपके नॉलेज के लिए है. आपको याद रखना है कि शी इज़ एन ऑस्ट्रेलियन ऑथर एंड शी ऑलवेज राइट्स फॉर चिल्ड्रन. वो बच्चों के लिए ही लिखती है. नाउ वी मूव ऑन टू द पोएम अमांडा. ठीक है. तो अबाउट द पोएम, यहाँ पे पोएट ने एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन जो है पोएम का दिया है. पोएट कह रहे हैं एवरी चाइल्ड फील्स दैट शी ही इज़ कंट्रोल्ड एंड इंस्ट्रक्टेड नॉट टू डू वन थिंग और अनदर. पोएट कह रहे हैं कि हर बच्चा महसूस करता है या हर बच्चे को लगता है कि उसके जो लाइफ है उसको कंट्रोल किया जा रहा है या इंस्ट्रक्ट किया जा रहा है. इंस्ट्रक्ट का मतलब होता है निर्देशित करना. कंट्रोल का मीन्स नियंत्रण में रखा जा रहा है कि ये करो ये मत करो. ठीक है. यू टू मे फील दैट योर फ्रीडम इज़ कर्टेल. कर्टेल का मतलब होता है रिड्यूस करना या बाधित करना. और कई बार आपको भी ऐसा लगता होगा कि जो आपकी फ्रीडम है उसको भी आपके जो एल्डर्स हैं या आपके पेरेंट्स के द्वारा उसको कर्टेल किया जा रहा है. राइट डाउन सम ऑफ द थिंग्स यू वॉन्ट टू डू बट योर पेरेंट्स एल्डर्स डू नॉट अलाउ यू टू. आपको कुछ चीज़ें लिखनी है जो आप करना चाहते हैं लेकिन आपके जो पेरेंट्स हैं या आपके एल्डर्स हैं वो आपको उन चीज़ों को करने के लिए अलाउ, आपको परमिशन नहीं देते हैं. तो ऐसा कई बार होता है हम लोगों के साथ भी. ठीक है. जैसे हम भी जब छोटे थे तो हमारा भी मन होता था हम घूमने जाएं या जो हमारा मन है हम वो करें. हम जो इच्छा है हम खाने की हम वो चीज़ खाएं, लेकिन हमारे पेरेंट्स हमको अलाउ कई बार नहीं करते हैं. तो इससे हमें क्या आता है? गुस्सा आता है. ठीक है. तो आपके साथ भी ऐसा होता होगा, सभी के साथ. हर बच्चा ऐसा सोचता है. ठीक है. टू रीड द पोएम अलाउड फ्रॉम पेयर्स एंड ईच रीडिंग अल्टरनेट स्टैंजाज यू आर इन फॉर ए सरप्राइज. आपको इस पोएम को अलाउड मैंने जोर से पढ़ना है, पेयर्स में पढ़ना है. एंड व्हेन यू विल रीड दिस पोएम आपको एक सरप्राइज मिलेगा इस पोएम को पढ़ के. सो लेट अस बिगिन आवर फर्स्ट स्टैंजा. यहाँ पे जो पोएट हैं ही इज़ टॉकिंग अबाउट ए यंग गर्ल अमांडा. ठीक है. तो एक छोटी सी लड़की है, उस लड़की का नाम है अमांडा एंड शी इज़ अराउंड 12 to 13 ईयर्स ओल्ड. वो ये 12-13 साल की है. यहाँ पे अमांडा जो है उसकी जो मॉम आप कह सकते हो मोस्ट प्रोबेबली, क्योंकि यहाँ पे मेंशन नहीं है मॉम है या उसके पेरेंट्स या उसके एल्डर्स उसको कुछ करने के लिए कह रहे हैं. ठीक है. जैसे कि होती है पेरेंट्स की आदत कि ये मत करो, ऐसा करो, वैसा मत करो. ठीक है. तो इससे अमांडा क्या हो रही है, बार बार वो बहुत ज़्यादा रिबेलियस हो गई है, बहुत ज़्यादा वो फेडअप हो चुकी है इन चीज़ों से. ठीक है. उसको बहुत गुस्सा आता है जब उसको कोई कुछ कहता है. ठीक है. तो जो हमारा फर्स्ट स्टैंजा है, डोंट बाइट योर नेल्स अमांडा, डोंट हंच योर शोल्डर्स अमांडा, स्टॉप दैट स्लाउचिंग एंड सिट अप स्ट्रेट अमांडा. तो फर्स्ट वी विल डिस्कस डिफ़िकल्ट वर्ड मीनिंग. हंच. हंच का मतलब होता है, मैंने लेफ्ट साइड में लिखा है बेंड. बेंड मतलब होता है झुककर, झुकना. ठीक है. स्लाउचिंग. स्लाउचिंग का मतलब होता है सिटिंग इन ए लेज़ी वे, मतलब बहुत ही लेज़ी तरीके से, आलस भरे तरीके से बैठना. ठीक है. स्ट्रेट ना बैठना. तो यहाँ पे अमांडा की मॉम कह रही है अमांडा को, अमांडा डोंट बाइट योर नेल्स. अपने नाखून जो तुम्हारे हैं उनको मत काटो. आप पिक्चर में देख सकते हैं किस तरीके से जो एक गर्ल है शी इज़ बाइटिंग हर नेल्स, वो अपने नाखून को काट रही है. काफ़ी सारे बच्चों की ऐसी हैबिट होती है कि वो कई बार क्या करते हैं अपने दांतों से अपने नाखून को काटते हैं. तो हमारे बड़े कई बार हमको टोकते हैं कि ऐसा मत करो, दिस इज़ नॉट गुड फॉर योर हेल्थ, ये बड़ी
अनहाइजीनिक होता है, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए, ठीक है। देन हर मॉम इज सेइंग डोंट हंच योर शोल्डर्स अमांडा, अमांडा अपने शोल्डर्स को ऐसे हंच करके मत बैठो। हंच मीन्स होता है ऐसे झुका करके मत बैठो। आप पिक्चर में देख सकते हैं अगेन, फर्स्ट जो फिगर है उसमें एक स्लाउच करके बैठी एक कोई फीमेल है वो बैठी है, एंड सेकंड पिक्चर में आप देख सकते हैं स्ट्रेट बैठी हैं, ठीक है। तो कई बार हम देखते हैं कि हमारे जो एल्डर्स हैं हमें टोकते हैं कि झुक करके मत बैठो। आपको भी क्लासरूम में कई बार टोक दिया जाता है आपके टीचर्स के द्वारा कि आप क्या करो, झुक के मत बैठो, सीधे बैठो, ठीक है। स्टॉप दैट स्लाउचिंग एंड सिट अप स्ट्रेट अमांडा, अमांडा की मॉम कह रही है कि अमांडा स्टॉप दैट स्लाउचिंग, ये स्लाउच करके लेजी तरीके से मत बैठो और सिट अप स्ट्रेट, स्ट्रेट बैठो, ठीक है। अब हमारा जो नेक्स्ट स्टैंजा है, हियर वी विल कम टू नो अमांडाज जो रिस्पॉन्स है, हाउ डज शी रिएक्ट हेयर, वो क्या रिएक्ट करती है। दूसरी चीज़ आप नोट करेंगे इस स्टैंजा में कि ये स्टैंजा जो है ब्रैकेट में पैरेंथेसिस में दिया गया है। क्यों दिया गया है? बिकॉज हेयर अमांडा इज़ इमेजिनिंग समथिंग, वो कुछ इमेजिन कर रही है, एंड शी हैज़ क्रिएटेड हर ओन वर्ल्ड, उसने यहाँ पे अपना ही एक वर्ल्ड क्रिएट किया हुआ है, ठीक है। तो क्या वो सोच रही है, देयर इज़ ए लैंग्वेज एमरल्ड सी वेयर द सोल इनहेबिटेंट इज़ मी, अ मरमेड ड्रिफ्टिंग ब्लिसफुली। डिफ़िकल्ट वर्ड मीनिंग है, लैंग्वेज का मतलब होता है रिलैक्स्ड, शांत, ठीक है। एमरल्ड जो होता है एक ग्रीन कलर का स्टोन होता है, ठीक है। सोल, सोल का मतलब होता है अकेला, इनहेबिटेंट का मतलब होता है रेजिडेंट, निवासी। मरमेड, मरमेड होता है, इसको हिंदी में जल परी कहते हैं, जिसकी कि हाफ बॉडी गल की होती है, हाफ बॉडी फिश की होती है। ड्रिफ्टिंग, ड्रिफ्ट का मतलब होता है आराम आराम से, धीरे धीरे। ब्लिसफुली, ब्लिसफुली का मतलब होता है आनंदमय तरीके से, खुशी से, ठीक है। तो यहाँ पे अमांडा ने क्या इमेजिन किया है, ठीक है, वो इमेजिन कर रही है कि देयर इज़ अ लैंग्वेज एमरल्ड सी, कि एक बहुत ही शांति भरा हरे रंग का समुद्र है, ठीक है। वेयर द सोल इनहेबिटेंट इज़ मी, जहाँ की निवासी जो है सिर्फ मैं हूँ और कोई नहीं है। ए मरमेड, और मैं क्या हूँ वहाँ पे, मरमेड हूँ। मरमेड का मतलब होता है जल परी, ठीक है। आप पिक्चर में देख सकते हैं साइड में, ड्रिफ्टिंग ब्लिसफुली, और मैं क्या कर रही हूँ, ड्रिफ्टिंग ब्लिसफुली मतलब आराम आराम से मैं तैर रही हूँ, मतलब जैसा मेरा मन हो रहा है वैसा मैं कर रही हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अमांडा का जो रिस्पॉन्स है कि वो चाहती है कि बस वो अकेली रही और उसको कोई टोकने वाला ना हो, दैट्स वाई शी इज़ इमेजिनिंग लाइक दिस, ठीक है। तो वो कह रही है कि यहाँ पे मैं सोल इनहेबिटेंट, अकेली निवासी हूँ, मतलब कोई भी मुझे बोलने वाला यहाँ पे नहीं है। और वो क्या है, एक मरमेड है, और क्या कर रही है, ड्रिफ्टिंग, धीरे धीरे तैर रही है, ब्लिसफुली, आनंदमय तरीके से, बहुत ही वो खुश है जब वो अकेली है। नेक्स्ट स्टैंजा है, डिड यू फिनिश योर होमवर्क अमांडा, डिड यू टाइडी योर रूम अमांडा, आई थॉट आई टोल्ड यू टू क्लीन योर शूज अमांडा। अगेन हर मॉम इज सेइंग टू हर, अमांडा डिड यू फिनिश योर होमवर्क, अमांडा क्या तुमने अपना होमवर्क फिनिश कर दिया है। डिड यू टाइडी योर रूम, अमांडा क्या तुमने अपना, टाइडी का मतलब होता है साफ़ करना, क्या तुमने अपना रूम साफ़ कर लिया है। आई थॉट आई टोल्ड यू टू क्लीन योर शूज़, मुझे याद है मैंने तुमसे कहा था कि तुमको अपने शूज़ क्या करने हैं, क्लीन माने साफ़ करने हैं, अमांडा। तो यहाँ पे उसकी मॉम उससे गुस्सा करके बोल रही है, ठीक है। आप पिक्चर में भी देख सकते हैं साइड में, राइट साइड में। तो यहाँ पे हम देखते हैं सारे पेरेंट्स की हैबिट होती है कि वो बच्चों को टोकते हैं कि अपना टाइम पे होमवर्क फिनिश करो, अपने रूम को साफ़ करो, अपने जो शूज़ हैं उसको क्लीन करो, ठीक है। तो ये नॉर्मल सभी बच्चों के साथ होता है, जितने भी अमांडा की एज ग्रुप के जो बच्चे हैं, ठीक है। अब अमांडा जो है नेक्स्ट स्टैंजा में वो क्या रिएक्ट करती है, उसका रिएक्शन क्या है, अगेन वी विल डिस्कस हेयर। शी इज़ सेइंग, अगेन शी इज़ इमेजिनिंग, अब वो क्या इमेजिन कर रही है इस यहाँ पे, I am an orphan, roaming the street, I pattern soft dust with my hushed bare feet. The silence is golden, the freedom is sweet. अब आप देख सकते हैं वो इतनी ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो गई है, इतना ज़्यादा उसको गुस्सा आ रहा है, इतनी ज़्यादा वो फेडअप हो गई है कि शी इज़ सेइंग आई एम एन ऑर्फन। ऑर्फन होता है वर्ड, डिफ़िकल्ट वर्ड मीनिंग मैंने दिया है, ए चाइल्ड हुज पेरेंट्स आर डेड। अनाथ बच्चा होता है कि जिसके पेरेंट्स कहीं खो गए हैं या उनकी डेथ हो गई है, उसे बोलते हैं ऑर्फन, ठीक है। रोमिंग, रोमिंग का मतलब होता है इधर उधर घूमना, ठीक है।
पैटर्न, पैटर्न का मतलब होता है नमूने बनाना, आकार देना, ठीक है। हस्ड, हस्ड का मतलब होता है क्वाइट एंड स्टिल, शांत। बेयर फीट, बेयर का मतलब होता है अनकवर्ड, फीट माने पैर, ठीक है। तो यहाँ पे अमांडा कह रही है आई एम एन ऑर्फन, कि मैं क्या हूँ, ऑर्फन हूँ, अनाथ हूँ, और मैं क्या कर रही हूँ, स्ट्रीट जो गली है उनमें मैं घूम रही हूँ, मेरा जहाँ मन है मैं वहाँ जा सकती हूँ, ठीक है। आई पैटर्न सॉफ्ट डस्ट विद माई हर्स्ट बेयर फीट, और जो मेरे पैर हैं, बेयर मतलब मैंने कुछ नहीं पहना है, ठीक है, पैरों में, और मैं क्या कर रही हूँ, अपने पैरों से जो डस्ट है, जो धूल है या जो रेत है, उस पर मैं नमूने बना रही हूँ, उनको आकार दे रही हूँ, जैसा मेरा मन आ रहा है वैसे ही मैं शेप का अपने पैरों से कर रही हूँ। और मुझे यहाँ पे बोलने वाला फिर से कोई नहीं है। और वो फिर आगे कह रही है द साइलेंस इज गोल्डन एंड द फ्रीडम इज स्वीट। यहाँ पे वो बता रही जो ये साइलेंस है, ठीक है, जो ये शांति है, ये गोल्डन है, ये बिल्कुल सोने के ज़माने सुनहरी है, उसको मज़ा आ रहा है। एंड द फ्रीडम इज स्वीट, और जो ये फ्रीडम है कितनी मधुर है, मतलब जो मैं चाहूँ मैं वो कर सकती हूँ। और जो ये शांति है कि उसकी मम्मी बार बार उसको कह रही है कि ऐसा करो वैसा मत करो, ठीक है, तो यहाँ पे उसको लग रहा है कि कितना शांति भरा माहौल है, मुझे यहाँ पे कोई टोकने वाला नहीं है या मुझे कोई बोलने वाला नहीं है। तो आप देख सकते हैं फर्स्ट लाइन में कि शी इज़ सेइंग आई एम एन ऑर्फन। उसने यहाँ तक सोच लिया है कि काश मेरे पेरेंट्स नहीं होते, मैं क्या होती, ऑर्फन ही होती, इससे अच्छा तो मुझे कम से कम कोई ये बार बार टोकता नहीं, ठीक है। Now we move on to our next stanza. Don't eat that chocolate, Amanda. Remember your acne, Amanda. Will you please look at me when I am speaking to you, Amanda? Again her mom is saying her कि don't eat that chocolate, Amanda. Amanda जो chocolate है उसको मत खाओ. Remember your acne. Acne का मतलब होता है pimples, जब स्किन बहुत ज़्यादा ऑयली हो जाती है या बच्चे जब थोड़ा बड़े हो रहे होते हैं उनके चेहरे पे थोड़ा चेंजेस आते हैं फेस में, तो इससे उनके फेस पर छोटे छोटे एक्ने, मुहासे हो जाते हैं, दाने हो जाते हैं, ठीक है। विल यू प्लीज लुक एट मी व्हेन आई एम स्पीकिंग टू यू, अमांडा। यहाँ पे उसकी मॉम कह रही है कि अमांडा वो चॉकलेट मत खाओ, तुम्हें याद नहीं है तुम्हारे चेहरे पे क्या हो रहे हैं, दाने हो रहे हैं, अगर तुम चॉकलेट को खाओगी तो तुम्हारे चेहरे के जो दाने हैं वो और ज़्यादा बढ़ जाएंगे, ठीक है। एंड विल यू प्लीज लुक एट मी व्हेन आई एम स्पीकिंग टू यू, और क्या तुम मेरी तरफ देखोगी व्हेन आई एम स्पीकिंग टू यू। व्हाई आर यू बिहेविंग लाइक सो स्ट्रेंज, तुम इतना स्ट्रेंज और इतना अलग सा बिहेव क्यों कर रही हो, मैं तुमसे बात कर रही हूँ, मेरी तरफ देखो। बिकॉज वो रिस्पॉन्ड नहीं कर रही ना अमांडा, वो तो अपना ही कुछ इमेजिन कर रही है, ठीक है, वो अपने ही ओन वर्ड में खोई हुई है। अगेन जो अमांडा का रिस्पॉन्स होता है, अगेन शी इज इमेजिनिंग समथिंग हियर इन दिस स्टैंजा। शी इज सेइंग I am Rapunzel. I have not a care. Life in tower is tranquil and rare. I'll certainly never let down my bright hair. Rapunzel. Rapunzel एक गर्ल है इन द फेरी टेल बाय ब्रदर ग्रिम्स। एक फेरी है, एक परी, एक प्रिंसेस की आप कहानी आपको पता होगी रेपुंजल की। रेपुंजल जो है एक ऐसी फेरी है जिसको कि एक बार जो विच जादूगरनी होती है वो उसको ट्रैप या कैप्टिवेट कर लेती है, पकड़ लेती है, ठीक है, और पकड़ करके उसको एक टावर में रख देती है। लेकिन रेपुंजल की क्वालिटी होती है कि जो उसके हेयर्स होते हैं वो बहुत लंबे, आप पिक्चर में देख सकते हैं, उसके काफ़ी लंबे और गोल्डन हेयर उसके होते हैं, ठीक है। तो जो टावर आप देख सकते हैं इस पिक्चर में, वो टावर ऐसी जगह है जहाँ पर कि उसको कोई भी नहीं दे सकता है, किसको, रेपुंजल को। तो जो विच है वो क्या करती थी, वो रेपुंजल के जो हेयर्स हैं, गोल्डन हेयर्स, वो उनको पकड़ करके उस टावर में जाती थी। तो दिस इज द स्टोरी ऑफ ए रेपुंजल। तो यहाँ पे जो है अमांडा जो सोच रही है, शी इज थिंकिंग कि वो क्या है, रेपुंजल है, वो क्या है, रेपुंजल। एंड आई हैव नॉट ए केयर, वो कह रही है मुझे कोई किसी की परवाह नहीं है। लाइफ इन ए टावर इज ट्रैंक्विल, ट्रैंक्विल का मतलब होता है काम, क्वाइट, शांतिमय, एंड रेयर, रेयर माने बहुत ही कम लोग उसको देख पाएँ, ठीक है। तो कह रही जो लाइफ है टावर में, अगर मैं रेपुंजल हूँ और जो जो टावर है जहाँ पर कि कोई नहीं आ जा सकता है, वो कितना शांत है, वो कितना रेयर है, मतलब मुझे कोई जानता ही नहीं है, मुझे कोई टोकने वाला नहीं है, मुझे कोई बोलने वाला नहीं है। एंड आई सर्टेनली नेवर लेट डाउन माई ब्राइट हेयर। फिर क्या बोल रही है वो कि मैं तो पक्का
क्योंकि रेपुंजल ने तो क्या किए थे, अपने बालों को उस टावर से नीचे फेंका था, जिसको कि विच चढ़ करके ऊपर आती थी। जो भी लोग उससे मिलना चाहते थे वो उसके बालों के थ्रू, उसके बालों के हेल्प से, उसके जो गोल्डन हेयर्स थे उनकी हेल्प से वो चढ़ जाते थे। लेकिन शी इज सेइंग कि आई विल सर्टेनली नेवर लेट डाउन माई ब्राइट हेयर, कि मैं कभी भी अपने बालों को उस टावर से नीचे लेट डाउन, माने नीचे नहीं फेंकूंगी। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अमांडा की जो इमेजिनेशन है, उसकी जो फीलिंग्स हैं कितनी स्ट्रांग है। एंड शी इज सेइंग आई एम रपुंजल, उसने अपने आप को रपुंजल बना दिया है, ठीक है। वो कह रही है कि बिल्कुल वो टावर में अकेले रहने को भी तैयार है। वो इतना ज़्यादा अब जो है फेडअप हो चुकी है, इतनी ज़्यादा उसको गुस्सा आ गया है, इतनी ज़्यादा उसकी फीलिंग्स हर्ट हो गई हैं कि वो कह रही हैं कि मैं बिल्कुल एक टावर में मैं अकेले रहना पसंद करूँगी। Our next stanza is, again her mom is saying to her, stop that sulking at us, Amanda. You are always so moody, Amanda. Anyone would think that I nagged at you, Amanda. सल्क का मतलब होता है टू बी इन ए बैड मूड, मतलब काफ़ी गुस्से में रहना, ठीक है, आपका मूड ख़राब होना। मूडी का मतलब होता है अनस्टेबल, जब आपके मूड बहुत ज़्यादा चेंज होते हैं, ठीक है। गुस्सा आपको जब आता है, आप बहुत मूडी हो जाते हो, ठीक है। नैग का मतलब होता है आपको स्कोल्ड करना, डांटना, ठीक है। किसी बात को लेकर के आप जब कोई आपको स्कोल्ड करता है, डांटता है, उसको बोलते हैं नैग्ड। तो हियर अगेन हर मॉम इज सेइंग टू हर कि स्टॉप दैट सल्किंग एट वंस अमांडा, कि अमांडा से सल्ग करना बंद करो। जब भी मैं तुम्हें कुछ कहती हूँ, तुम क्या करती हो, हमेशा गुस्से में आ जाती हो, मुंह फुला करके बैठ जाती हो। यू आर सो मूडी अमांडा, तुम बहुत ज़्यादा क्या हो, मूडी हो, तुम्हारे मूड का पता नहीं चलता है। एनीवन वुड थिंक दैट आई नैग्ड एट यू, कोई सोचेगा कि मैं तुमको क्या कर रही हूँ, बहुत ज़्यादा डांट रही हूँ, इसलिए तुम ऐसा बिहेव कर रही हो, ठीक है। तो आप पिक्चर में देख सकते हैं कि सल्किंग फेस कैसा होता है, कि ये जो लड़की आपको दिख रही है काफ़ी गुस्से में है, ठीक है। तो यहाँ पे उसकी मॉम जो उसको इंस्ट्रक्शन दे रही है या उसको जो बता रही है, इससे अमांडा का मूड जो है बहुत ज़्यादा ख़राब है। आप देख सकते हैं कि भाई अमांडा ने कुछ अब आगे रिस्पॉन्स नहीं किया है, ये लास्ट स्टैंजा है, ठीक है। तो कहने का मतलब है यहाँ पे जो पोएट कहना चाह रहे हैं, वो कहना चाह रहे हैं कि जो पेरेंट्स होते हैं, पेरेंट्स चाहते हैं कि जो उनके जो बच्चे हैं वो एक गुड ह्यूमन बीइंग सोसाइटी में बने। वो सोसाइटी के जो नॉर्म्स हैं उनको वो सिखाने की कोशिश करते हैं, ठीक है। और जो बच्चे होते हैं उनको उसको पॉजिटिव वे में लेना चाहिए, वो हमारी अच्छाई के लिए हमारे पेरेंट्स हमको बताते हैं। पर यहाँ पे पेरेंट्स के लिए भी एक बात की गई है कि कई बारी पेरेंट्स इतने ज़्यादा बच्चों को रेस्ट्रिक्शन लगा देते हैं या इतनी ज़्यादा उनकी फ्रीडम को कर्टेल कर लेते हैं कि बच्चा जो है बहुत ज़्यादा रिबेलियस हो जाता है, बहुत ज़्यादा विद्रोही हो जाता है, ठीक है। तो ऐसा नहीं करना है, बच्चे को सिखाना है, लेकिन धीरे धीरे करके टाइम के साथ साथ बच्चे को सिखाना है। तो ये थी पोएम रॉबर्ट क्लेन की। नेक्स्ट वी विल डिस्कस राइमिंग स्कीम एंड पोएटिक डिवाइसेस। जो पोएम की राइमिंग स्कीम है वो क्या है, और जो पोएटिक डिवाइसेस जो हैं, पोएट ने क्या क्या यूज़ यहाँ पे, जो डिवाइसेस हैं क्या क्या यहाँ पे यूज़ हुई हैं। तो फर्स्ट वी विल डिस्कस राइमिंग स्कीम। राइमिंग स्कीम में आप देखेंगे जो फर्स्ट स्टैंजा है, डोंट बाइट योर नेल्स अमांडा, डोंट हंच योर शोल्डर्स अमांडा, स्टॉप दैट स्लाउचिंग एंड सिट अप स्ट्रेट अमांडा। आप देखेंगे राइमिंग स्कीम, राइम माने जब कोई वर्ड किसी दूसरे वर्ड से राइम करता है, ठीक है। तो आप देखेंगे फर्स्ट स्टैंजा में अमांडा अमांडा 3 बार है, तो हम इसके आगे लिख देते हैं ए, ठीक है, जो राइम करता है एक दूसरे से उसमें। अब 3 यहाँ पे वर्ड राइम कर रहे हैं अमांडा, तो तीनों के आगे हम लिख देंगे ए। तो जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है ए ए ए। नेक्स्ट जो थर्ड लाइन का वर्ड है वो है स्ट्रेट, और हम देखेंगे स्ट्रेट किसी से राइम नहीं कर रहा है, देन वी विल राइट बी हेयर। हम यहाँ पे क्या लिख देंगे, बी। तो जो राइमिंग स्कीम है वो फर्स्ट स्टैंजा की क्या बनी है, ए ए बी ए, ठीक है। इसी तरीके से जो हमारा सेकेंड स्टैंजा है, देयर इज़ अ लैंग्वेज एमरल्ड सी वेयर द सोल इनहेबिटेंट इज मी, अ मरमेड ड्रिफ्टिंग ब्लिसफुली, मी सी ब्लिसफुली। तीनों जो है राइम कर रहे हैं, ठीक है। और तीनों में हम क्या लिख लेंगे, ए भी आ गया हमारा, बी भी आ गया, देन वी विल राइट हियर सी। तीनों क्योंकि राइम कर रहे हैं, तीनों के आगे हम क्या लिखेंगे, सी सी सी। तो जो हमारा राइमिंग स्कीम बना है इस पोएम का वो है ए ए बी ए सी सी सी। इसी तरीके से जो नेक्स्ट स्टैंजा है आप उसमें भी देखेंगे सेम राइमिंग स्कीम है, ए ए बी ए, देन स्ट्रीट फीट स्वीट फिट ट्रिपल सी आएगा,
अगेन जो नेक्स्ट स्टेंजा है उसमें भी क्या आएगा, ए बी ए, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट में आएगा आपका रेयर, केयर, रेयर, हेयर, अगेन सी सी सी। नेक्स्ट है आपका अमांडा, अमांडा, यू अमांडा, ए बी ए। तो जो पोएम का पूरा राइमिंग स्कीम जो है एक पैटर्न में है वो है ए बी ए सी सी सी, ट्रिपल सी, ठीक है। नाउ वी विल डिस्कस लिटरेरी डिवाइसेस। फर्स्ट लाइन आप देखेंगे, डोंट बाइट योर नेल्स अमांडा, डोंट हंच योर शोल्डर्स अमांडा। आप देखेंगे जो डोंट है, डू नॉट, ये दोनों लाइन में रिपीट हो रहा है। और जब ऐसा होता है तो जो फिगर ऑफ स्पीच है उसको हम बोलते हैं एनाफोरा। यहाँ पे मैंने लिखा है ANAPHORA। एनाफोरा मीन्स क्या होता है, रिपीटेड यूज ऑफ ए वर्ड एट स्टार्ट ऑफ 2 और मोर लाइन। या हम कह सकते हैं कि जब 2 कंजिक्यूटिंग लाइन में जो वर्ड है वो रिपीट हो रहा है बार बार। जैसे आप देखेंगे फर्स्ट लाइन में भी डोंट है, सेकेंड लाइन में भी डोंट है। जब ऐसा होता है तो इस डिवाइस को, इसमें यहाँ पे जो लिटरेरी डिवाइस यूज हुई है इसे हम बोलेंगे एनाफोरा। सेकंड है हमारा एसोनेंस। एसोनेंस का मतलब होता है रिपीटेशन ऑफ वॉवल साउंड। वॉवल साउंड, वॉवल्स आपको पता है AEIOU, ये 5 वॉवल होते हैं। और जब ये वॉवल साउंड बार बार रिपीट होते हैं तो उसको हम बोलते हैं एसोनेंस, ठीक है। तो सेकंड लाइन में आप देखेंगे ओ साउंड बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट है। डोंट में ओ आप देखेंगे, ओ, यूअर में ओ, शोल्डर्स में ओ, ठीक है। ओ साउंड बहुत ज़्यादा रिपीट हो रहा है। जैसे स्टॉप में भी आप देखेंगे ओ है, स्लाउचिंग, इन दोनों लाइन में जो ओ है काफ़ी प्रोमिनेंट एंड इज रिपीटिंग अगेन एंड अगेन, तो इसको हम बोलेंगे एसोनेंस, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा एलिट्रेशन। एलिट्रेशन माने रिपीटेशन ऑफ ए कॉन्सोनेंट साउंड एट द बिगिनिंग ऑफ द वर्ड। कॉन्सोनेंट साउंड जब आपका रिपीट होता है बिगिनिंग ऑफ द वर्ड के बिगिन में, शुरुआत में, जिसको कि हिंदी में हम अनुप्रास अलंकार भी कहते हैं, जहाँ पे एक वर्ड बार बार क्या आता है, रिपीट होता है, ठीक है। तो आप देखेंगे लाइन नंबर 3, स्टॉप दैट स्लाउचिंग एंड सिट अप स्ट्रेट। एस साउंड, सॉ साउंड जो है इज रिपीटिंग अगेन एंड अगेन। स्टॉप, स्लाउचिंग में एस, सिट, एस, स्ट्रेट, तो यहाँ पे आ गया एलिट्रेशन। नेक्स्ट है रिपीटेशन। रिपीटेशन मीन्स आप देखेंगे जो ये अमांडा वर्ड है ये आपको पूरी पोएम में रिपीटेशन देखने को मिलेगा। अमांडा बार बार रिपीट हो रहा है तो पोएट जो है एम्फेसाइज कर रहे हैं अमांडा को बार बार, ठीक है। तो रिपीटेशन इसको बोलेंगे बार बार किसी वर्ड का रिपीट होना। नेक्स्ट है, नेक्स्ट स्टेंजा में आप देखेंगे, देयर इज ए लैंग्वेज एमरल्ड सी वेयर द सोल इनहेबिटेंट इज मी। यहाँ पे जो एमरल्ड सी को कंपेयर किया है, एमरल्ड माने जो एक स्टोन होता है ग्रीन कलर का, उससे कंपेयर किया है। तो यहाँ पे जो लिटरेरी डिवाइस यूज हुई है ये है मेटाफर। मेटाफर को हिंदी में बोलते हैं रूपक अलंकार, या हम मेटाफर का यूज़ करते हैं, वी यूज़ मेटाफर टू मेक अ इनडायरेक्ट कंपैरिजन बिटवीन 2 थिंग्स। जब हम 2 चीज़ों के बीच बिल्कुल इनडायरेक्ट कंपैरिजन, तुलना कर रहे हैं, तो वहाँ पे क्या आता है, मेटाफर आता है, बट विदाउट यूजिंग एज और लाइक। आप देखेंगे जो सिमिली फिगर ऑफ स्पीच है, सिमिली माने उपमा, उपमा अलंकार में हम क्या करते हैं, उपमा जो फिगर ऑफ स्पीच है सिमिली, उसमें हम एज या लाइक लगा करके दोनों चीज़ों को कंपेयर करते हैं। बट जो मेटाफर है, ठीक है, मेटाफर में हम लाइक नहीं करते हैं, डायरेक्ट हमारा क्या होता है, जो है कंपैरिजन होता है। फॉर एग्जांपल अगर हम इफ़ वी आर सेइंग शी इज़ एज प्योर एज डायमंड, ठीक है, सपोज मैंने एक लाइन बोली है कि शी इज़ एज प्योर एज डायमंड, वो डायमंड की जितनी क्या है, प्योर है, ठीक है, डायमंड माने हीरा। ये हो गया सिमली, हमने एज का यूज़ किया। अगर हम इसी सेंटेंस को मेटाफर में बोलेंगे तो हम बोलेंगे शी इज़ डायमंड, डायरेक्ट कंपैरिजन है, वो हीरा है, ठीक है। तो दिस इज डिफरेंट बिटवीन मेटाफर एंड सिमली। नेक्स्ट है आपका फिगर ऑफ स्पीच इमेजरी। इमेजरी आप देखेंगे जैसे ड्रिफ्टिंग, ए मरमेड ड्रिफ्टिंग ब्लिसफुली। ड्रिफ्टिंग ब्लिसफुली, जब आप इस वर्ल्ड में आप इसको इस वर्ल्ड को, जब इन वर्ड्स को आप पढ़ते हैं कि वो धीरे धीरे तैर रही है, तो आपके माइंड में एक इमेज बन रही है। तो इमेजरी का मतलब होता है, इमेजरी प्रोड्यूसेस पिक्चर इन द माइंड ऑफ द पीपल, ठीक है, हु आर रीडिंग लिसनिंग
दीज वर्ड्स, जो मतलब इन वर्ड्स को देख रहे हैं, सुन रहे हैं, तो उनके माइंड में एक पिक्चर क्रिएट होता है, इमेजिन, वो मतलब इमेजरी। तो ड्रिफ्टिंग ब्लिसफुली में आप देख रहे हैं कि इमेजरी जो है फिगर ऑफ स्पीच है, क्योंकि यहाँ पे एकदम से आपके माइंड में वो पिक्चर आ रही है, आप देख रहे हैं कि वो किस तरीके से आप इमेजिन कर सकते हैं कि वो कैसे तैर रही है। नेक्स्ट फिगर ऑफ स्पीच इज अल्यूजन। अल्यूजन क्या होता है कि अल्यूजन इज ए फिगर ऑफ स्पीच दैट मेक्स ए रेफरेंस टू वेल नोन पर्सन, प्लेस, इवेंट्स आइदर बाय डायरेक्टली और बाय इम्प्लीकेशन। ठीक है, तो जब हम किसी कैरेक्टर का या वेल नोन पर्सन का डायरेक्ट रेफरेंस देते हैं किसी पोयम में या किसी भी बुक, किसी पोयम की ही बात हम यहाँ पे कर रहे हैं, तो उसको बोलते हैं एल्यूजन। जैसे यहाँ पे मरमेड है, तो मरमेड इज़ ए कैरेक्टर। ठीक है, तो मरमेड सबको पता है, इसका मतलब होता है जल परी। तो यहाँ पे डायरेक्ट यूज़ किया है पोएट ने मरमेड का, तो इसमें इसलिए यहाँ पे क्या आएगा, एल्यूजन आएगा। ठीक है, वैसे ही हमारा जो नेक्स्ट स्टैंजा है कि डिड यू फिनिश योर होमवर्क अमांडा, डिड यू टाइडी योर रूम अमांडा। अगेन डिड रिपीट हो रहा है, तो अभी मैंने डिस्कस किया है जहाँ पे सेम कंसेक्यूटिव लाइन में जब वर्ड दो बार रिपीट होता है तो उसको क्या बोलते हैं, एनाफोरा। ठीक है, फिर से आप देखेंगे ओ साउंड जो है बहुत ज़्यादा रिपीट हो रहा है यहाँ पे, या आपके लिए आप ढूंढ के बताएंगे जहाँ पे ओ साउंड बहुत ज़्यादा रिपीट होता है उसको क्या कहते हैं। ओके, अगेन रिपीटेशन है, अमांडा अमांडा 3 टाइम रिपीट हो रहा है। नेक्स्ट है एसोनेंस। एसोनेंस भी आप देखेंगे बार बार जो है ओ साउंड यहाँ पे रिपीट हो रहा है, या ए साउंड जो है रिपीट हो रहा है, ए ई आई ओ, या ई साउंड रिपीट हो रहा है, तीनों ही। आई थॉट, आई टोल्ड यू टू क्लीन योर शूज अमांडा। नेक्स्ट आपका है I am an orphan roaming the street, I pattern soft dust with my hushed bare feet, the silence is golden, the freedom is sweet। फर्स्ट ऊपर की जो लाइन है उसमें आप देखेंगे ओ साउंड आपको बहुत प्रोमिनेंट दिख रहा है या ई साउंड दिख रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, एसोनेंस आ जाएगा, जहाँ पे कि एसोनेंस का मतलब क्या होता है, रिपीटेशन ऑफ वॉवल साउंड, जहाँ पे कि वॉवल साउंड रिपीट होता है। देन नेक्स्ट है द साइलेंस इज गोल्डन, द फ्रीडम इज स्वीट। मेटाफर, अगेन पोएट हैज़ यूज्ड मेटाफर हेयर। मेटाफर माने रूपक अलंकार। अभी मैंने आपसे डिस्कस किया था कि साइलेंस को सीधे क्या कहा है, गोल्डन, और फ्रीडम को क्या कहा है, स्वीट। कंपेयर किया कि साइलेंस सीधे कैसी है, सोने के समान है, सुनहरी, और फ्रीडम कैसी है, मधुर है। तो अगेन मेटाफर है। अगेन अमांडा अमांडा है तो रिपीटेशन है। ठीक है, नेक्स्ट हम आएंगे, नेक्स्ट स्टैंजा जो है, आई एम रपुंजल एंड आई हैव नॉट अ केयर, लाइफ इन ए टावर इज ट्रैंक्विल एंड रेयर। अगेन शी इज यूजिंग अ कैरेक्टर, रपुंजल को यूज, हियर पोइट हैज़ यूज्ड अ कैरेक्टर रपुंजल, रपुंजल को यूज़ किया है। अगेन दिस इज एन एल्यूजन, ये एल्यूजन है। एल्यूजन का मतलब ये डिस्कस मैंने किया था, जहाँ पे कि किसी वेल नोन या फेमस कैरेक्टर का एकदम से रेफरेंस दिया जाता है। ठीक है, वो आप पे डिपेंड करता है कि आप उसको कैसे कनेक्ट करते हैं अपने माइंड से। तो यहाँ पे ज़्यादा डिटेल में ये नहीं दिया जाता है, सीधे कैरेक्टर लिखा गया है। जैसे लिखा है हम रपुंजल, तो रपुंजल जो है ये यहाँ पे एल्यूजन का यूज़ हुआ है। नेक्स्ट है एसोनेंस। एसोनेंस फिर से रिपीटेशन ऑफ वॉवल साउंड, जहाँ पे कि जो वॉवल साउंड है रिपीट हो रहा है। आप देखेंगे ओ साउंड काफ़ी प्रोमिनेंट है। पोएटिक डिवाइस है एलिट्रेशन। एलिट्रेशन माने रिपीटेशन ऑफ कॉन्सोनेंट साउंड। लाइन नंबर 4 आप देखेंगे, स्टॉप दैट सल्किंग एट वंस अमांडा। तो स्टॉप दैट सल्किंग, एस जो लेटर है रिपीट हो रहा है एट द बिगनिंग ऑफ द वर्ड, वर्ड के बिगिन में। ठीक है, तो ये है एलिट्रेशन। नेक्स्ट है कॉन्सोनेंस। कॉन्सोनेंस मीन्स ऑल्सो रिपीटेशन ऑफ कॉन्सोनेंट साउंड। लाइन नंबर 3, आई विल सर्टेनली नेवर लेट डाउन माई ब्राइट हेयर। तो जो आर लेटर है, आर जो है बार बार रिपीट हो रहा है। सर्टेनली में देखेंगे आर है, नेवर में आप देखेंगे आर है, ब्राइट में आर है, और हेयर में आर है। आप सोच रहे होंगे कि एलिट्रेशन और कॉन्सोनेंट दोनों में कॉन्सोनेंट साउंड रिपीट हो रहा है, तो डिफरेंस क्या है। डिफरेंस ये होता है, एलिट्रेशन में आप देखेंगे जो साउंड है, जैसे एस, जो एस लेटर है वो बिगिन में हो रहा है, बिगिन में रिपीट हो रहा है। ठीक है, तो जहाँ पे बिगिन में अगर शुरुआत होती है लेटर की तो वहाँ पे है एलिट्रेशन। कॉन्सोनेंट में क्या होता है कि जो लेटर है वो कहीं पे भी हो सकता है, जैसे इन द बिगनिंग या मिडिल में या एंड में। तो सर्टेनली में आप देखेंगे CER, आर मिडिल में है। ठीक है, नेवर में आप देखेंगे लास्ट में है। ठीक
ठीक है, ब्राइट में भी आप देखेंगे सेकंड नंबर पे और हेयर में लास्ट में। तो ये है कॉन्सोनेंट, कि मतलब जो कॉन्सोनेंट साउंड है वो बिगिन में भी हो सकती है रिपीट, या मिडल में भी हो सकती है, या एंड में भी हो सकती है, लेकिन एलिट्रेशन में फर्स्ट वर्ड का फर्स्ट लेटर होगा। देन अगेन लिटरेरी डिवाइस पोएटिस हैज़ यूज्ड हेयर एसोनेंस। लास्ट की 2 लाइन में आप देखेंगे यू आर ऑलवेज सो मूडी, ओ साउंड इज़ वेरी प्रोमिनेंट और ए साउंड प्रोमिनेंट है, तो ए ओ जो हैं दोनों जो हैं एसोनेंस वॉवल साउंड है, तो एसोनेंस का मतलब ही होता है रिपीटेशन ऑफ वॉवल साउंड। ये है आपकी पोएम की जो लिटरेरी डिवाइस हैं, ये पूरी हो चुकी हैं, ठीक है। ये डिवाइसेस आपको याद करनी है और ये राइमिंग स्कीम है ये भी आपको एक बार फिर से देखना है। तो आप इस वीडियो में आप इसको देख सकते हैं, आप समझ सकते हैं क्या राइमिंग स्कीम है और जो पोइटिक डिवाइस हैं वो क्या यूज़ करी हैं पोइटिस में। हम डिस्कस करेंगे सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोएम। सेंट्रल आइडिया पोएम का बहुत इंपॉर्टेंट होता है और ये कई बार जो है बोर्ड एग्जाम में भी सेंट्रल आइडिया पूछ लिया जाता है या थीम पोएम की पूछ ली जाती है समरी। तो सेंट्रल आइडिया क्या है पोएम का? द पोएम अमांडा इज रिटन बाय द पोएट रॉबर्ट क्लेन। आपको स्टार्ट करना है कैसे? पोएम अमांडा किसने लिखी है? सबसे पहले पोएट से, रिटन बाय रॉबर्ट क्लेन। The poetess threw light on how a child is always monitored and questioned about her action by her mother. पोएट जो है प्रकाश डालती हैं किस चीज़ पे कि जो एक बच्चा है इस पोएम में वो हमेशा उसको मॉनिटर किया जा रहा है, देखा जा रहा है, क्वेश्चन उससे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं अबाउट हर एक्शन, कि वो क्या कर रही है और क्या नहीं। किसके द्वारा? हर मॉम, उसकी मॉम के द्वारा। इन द पोएम हर मदर ऑलवेज टेल्स हर टू सिट प्रॉपरली, नॉट टू सल, टू क्लीन हर रूम एंड नॉट टू हैव चॉकलेट्स। अभी आपने पोएम में पढ़ा है कि उसकी मॉम उसको हमेशा बोल रही हैं टू सिट प्रॉपरली, प्रॉपर तरीके से बैठो, नॉट टू सल्क होके मत बैठो, टू क्लीन हर रूम, अपने रूम को साफ करो, एंड नॉट टू हैव चॉकलेट्स ज़्यादा मत खाओ। एंड इन रिस्पॉन्स अमांडा ट्राइज टू गेट अवे फ्रॉम हर ट्रबल्स। और इसके रिस्पॉन्स में व्हाट इज़ शी डूइंग? शी इज़ ट्राइंग टू गेट अवे फ्रॉम हर ट्रबल्स। वो अपने जो उसके ट्रबल्स हैं, उसके लिए परेशानी जो है, इनसे बचने की कोशिश करती है। एंड ड्रीम्स हर सेल्फ टू बी इन अदर सिचुएशन देन हर ओन। और अपने आप को वो ड्रीम मतलब यू कैन से वो इमेजिन कर रही है कि वो सिचुएशन से भाग रही है। उसने अपना एक वर्ड क्रिएट किया है, ओन वर्ड, जहाँ पे कि वो अपने आप को इमेजिन कर रही है एज ए मरमेड, एज एन ऑर्फन, एज द प्रिंसेस रेपुंजल। ठीक है, तो मेन क्रैक्स ऑफ द पोएम क्या है अमांडा का? इज दैट द पेरेंट्स हु डू नॉट अंडरस्टैंड द नेचर ऑफ दियर चिल्ड्रन। जो मेन क्रैक्स है कि जो पेरेंट्स होते हैं अपने बच्चों का जो रियल नेचर है कई बार वो नहीं समझ पाते हैं। वो कभी कभी कुछ ज़्यादा ही जो है रिस्ट्रिक्शन लगा देते हैं बच्चों की फ्रीडम पे। ठीक है, तो रिस्ट्रिक्शन लगाएं लेकिन लिमिट्स में। दे कीप गिविंग कमांड टू दियर चिल्ड्रन। वो बार बार जो है बच्चों को कमांड करते हैं। दे वॉन्ट देम टू अडॉप्ट द नॉर्म्स ऑफ सोसाइटी। वो चाहते हैं उनके भले के लिए, अच्छे ह्यूमन बींग के लिए, कि वो सोसाइटी के जो नॉर्म्स है उसको अडॉप्ट करें। दिस हैज़ एडवर्स इम्पैक्ट ऑन द अपब्रिंगिंग ऑफ द चिल्ड्रन। और इसका जो इम्पैक्ट है वो एडवर्स, कई बार वो उल्टा इसका इम्पैक्ट पड़ जाता है बच्चों की अपब्रिंगिंग में। अमांडा सीम्स टू बी स्केपिंग इन द बिगनिंग। आप देखेंगे पोएम में अमांडा जो है स्टार्टिंग में जो है शी इज़ ट्राइंग टू स्केप इन द बिगनिंग। स्केप माने वो बचने की कोशिश कर रही है। हाउएवर इन द एंड शी स्टॉप्स इमेजिनिंग। लेकिन आप एंड में देखेंगे शी स्टॉप्स इमेजिनिंग, उसने इमेजिन करना बंद कर दिया। एंड रादर बिकम्स शॉर्ट टेम्पर्ड, मूडी एंड एंग्री। और बाद में वो लास्ट में क्या हो जाती है? बिल्कुल शॉर्ट टेम्पर्ड, उसको बहुत गुस्सा आता है, मूडी और एंग्री वो हो जाती है। तो दिस इज़ द सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोएम। नेक्स्ट है क्वेश्चंस। ये क्वेश्चन जो है आप लोगों के लिए हैं। आपने पोएम पढ़ ली है पूरी, तो क्वेश्चन जो है ये कई बार इसमें से कुछ क्वेश्चन काफ़ी सारे इंपॉर्टेंट है जो बोर्ड एग्जाम में बार बार जो है पूछे जाते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन इज़ हाउ ओल्ड डू यू थिंक अमांडा इज़ एंड हाउ डू यू नो दिस। आपको बताना है कि अमांडा कितने ईयर की है एंड हाउ डू यू नो दिस। आपको कैसे पता चल रहा है कि वो इतने साल की है? आपने पोएम पढ़ ली है अभी, ठीक है। सेकंड है हु डू यू थिंक इज स्पीकिंग टू हर। आपको क्या लग रहा है कि उससे कौन बात कर रहा है? एंड वाई आर स्टैंजा 2, 4 and 6 गिवन इन पैरेंथेसिस। अभी मैंने डिस्कस किया आपसे पोएम में जो स्टैंजा नंबर 2, 4 and 6 है वो पैरेंथेसिस में क्यों दिए गए हैं। फोर्थ है हु इज़ द स्पीकर इन स्टैंजा 2, 4 and 6। 2, 4, 6 में जो स्पीकर है वो कौन है? ठीक है, डू यू थिंक दिस स्पीकर इज लिस्निंग टू द स्पीकर इन स्टैंजा 1, 3, 5 and 7। क्या आपको लगता है कि जो ये स्पीकर है ये स्टैंजा जो 1, 3, 5, 7 में जो स्पीकर उनकी बातों को ये सुन रहा है? ठीक है,
व्हाट कुड अमांडा डू इफ शी वर ए मरमेड? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये बार बार आता है कि अमांडा अगर मरमेड होती तो वो क्या करती, ठीक है। नेक्स्ट है, दिस क्वेश्चन इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, इज अमांडा एन ऑर्फन? क्या अमांडा ऑर्फन है? वाई डज सी से, वो ऐसा क्यों कहती है? नेक्स्ट है, डू यू नो द स्टोरी ऑफ रेपुंजल? क्या आपको रेपुंजल की स्टोरी पता है? एंड वाई डज शी वॉन्ट टू बी रेपुंजल? वो रेपुंजल क्यों बनना चाहती है? दीज थ्री क्वेश्चंस आर मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है, 5, 6 एंड 7। नेक्स्ट है, व्हाट डज द गर्ल यर्न फॉर? यर्न माने इच्छा, उसकी विश क्या है, वो क्या करना चाहती है? एंड व्हाट डज दिस पोएम टेल यू अबाउट अमांडा? और ये पोएम आपको अमांडा के बारे में क्या बताती है? लास्ट क्वेश्चन है, रीड द लास्ट स्टैंजा। आपको लास्ट स्टैंजा एक बार फिर से रीड करना है। डू यू थिंक अमांडा इज सल्किंग एंड मूडी? क्या आपको वाकई में लगता है कि अमांडा सल्किंग है या उसका जो नेचर है वो बहुत ज़्यादा मूडी है? थैंक यू।